हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 39 है। और पिछले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस के बारे में, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स एंड जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पॉपअप का मतलब समझते हैं, क्योंकि पॉपअप मेनू भी होते हैं और पॉपअप बॉक्सेस भी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पॉपअप मेनू का एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। और हमने देखा भी है, जहाँ पर किसी भी वेबसाइट में जब आप किसी भी मेनू के ऊपर हॉवर करते हैं, जैसे आपने नोट्स के ऊपर हॉवर किया और हॉवर करने के बाद में एक डिव ओपन होती है जिसमें सब मेनू होते हैं, यानी उस मेनू के अंदर के मेनू होते हैं, जिसमें ADCA के नोट्स, DIC पे, इस तरह से। और हमने बनाई भी हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। ठीक है, तो जो ड्रॉप डाउन मेनू होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, तो जब हम किसी भी मेनू के ऊपर या तो क्लिक करते हैं या फिर हॉवर करते हैं, जैसे भी सेट किया गया हो, तो उसके बाद क्या होता है, एक डिव अपीयर होती है। तो वो जो डिव अपीयर होती है उसको हम बोलते हैं पॉपअप करना, यानी वो क्या हो रही होती है, पॉपअप हो रही होती है। लेकिन ड्रॉप डाउन मेनू को हम पॉपअप मेनू बोलेंगे। और पॉपअप बॉक्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, यानी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कभी कभी उस वेबसाइट में टॉप में या फिर बॉटम में कहीं पर आता है सब्सक्राइब बटन का। ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन के लिए उस वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, या फिर अलाउ, या फिर ब्लॉक के लिए, मतलब कई सारी चीज़ों के लिए, कुछ कन्फर्मेशन के लिए बॉक्सेस अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर आते हैं। ठीक है, जो कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कंफर्म करवाते हैं। तो वो जो बॉक्सेस होते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉपअप बॉक्सेस। तो वो तीन तरह के होते हैं, अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो यहाँ पर अलर्ट बॉक्स को तो वैसे तो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलर्ट बॉक्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमें नहीं लगता आपको कुछ खास यहाँ पर समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका हम सीधे आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, फिर ये डेफिनेशन क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ओपन करते हैं सीधे नोटपैड++ की फाइल। तो ये यहाँ पर पॉपअप बॉक्सेस हमने पहले से बना रखे हैं। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और साथ ही साथ इसको यहाँ पर हम एडिट करते हैं नोटपैड++ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सिंपल वही कोड है, हमने फिर से उसी को यूज किया है। इनपुट आईडी, नेम, मार्क्स, और यहाँ पर ऑन क्लिक पर हमने PER नाम का फंक्शन कॉल किया है। और ये एक पैराग्राफ है जिसमें ये PP नाम की एक आईडी है, और बाकी स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने कमेंट कर रखी हैं। अब एक एक करके अनकमेंट करते हैं और आपको कोड समझाते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता है फंक्शन वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर हमें नहीं लगता ये आपको समझाना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि यहाँ पर A में स्टूडेंट का नेम और B में स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, और बाकी चीज़ें यहाँ पर ये परसेंटेज निकाल रहा है। फिर परसेंटेज निकालने के बाद यहाँ पर हम इफ़ और एल्स की मदद से, यानी एल्स इफ और इफ एल्स की मदद से हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इसका परसेंटेज के बाद ग्रेड क्या होना है। और फाइनल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में यहाँ पर हम स्टोर कर ले रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो रिजल्ट है, यानी कि इसको हम document.getElementById, यानी कि हम PP वाली आईडी में प्रिंट करा रहे थे एक पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ पर अब की हम इसको दिखाएंगे अलर्ट बॉक्स में। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ दिखाएंगे, अलर्ट बॉक्स में दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। और यहाँ पर हमने डाला स्टूडेंट का नेम राहुल वर्मा, और इसके हमने मार्क्स डाल दिए 455। और यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, चलिए वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्लैश ये रह चुका है, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इसको भी हम हटाते हैं। अब इसको हम फाइनली सेव करते हैं और अब फिर से चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबमिट जैसे ही हम करते हैं तो जो रिजल्ट हमारा है वो कहाँ पर आ रहा है, अलर्ट बॉक्स में आ रहा है। इसको हम पॉपअप बॉक्स बोलते हैं। ये अलर्ट में वही सारी चीज़ें आ रही हैं, योर नेम राहुल वर्मा एंड परसेंटेज दिस एंड ग्रेड दिस। और फाइनली इसको हम ओके करेंगे, उसके बाद हम वापस अपने पेज पर आ जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि अलर्ट बॉक्स क्या होता है। अलर्ट बॉक्स में हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अलर्ट बॉक्स में हम कोई कैलकुलेशन कराने के बाद रिजल्ट दे सकते हैं, या फिर हम अगर अलर्ट बॉक्स को ही बाहर रखते हैं फंक्शन के बाहर। अभी तो ये फंक्शन में है, देखिए यहाँ पर ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज हुआ है, बीच में ये अलर्ट है। तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तभी यहाँ पर ये अलर्ट होगा। ठीक है, और जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता है तब तक ये अलर्ट बॉक्स रन नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम फंक्शन के बाहर रखते हैं, कहीं भी फंक्शन के बाहर, जैसे इसको यहाँ पर हमने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन के बाहर आते हैं और पेस्ट करते हैं, तो अभी तो रिजल्ट तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन के बाहर आ गया। तो इसमें हम कुछ नॉर्मली अल्फ़ाबेट प्रिंट करा देते हैं, जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी हमने टाइप कर दिया। ठीक है, और अभी से अगर हम सेव करके और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही पेज लोड होता है, ध्यान से समझना इस बात को, जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, जो अलर्ट बॉक्स होता है वो आप कहीं भी यूज करें। देखिए यहाँ पर अलर्ट बॉक्स हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट में यहाँ पर यूज किया है, और इससे पहले और भी बहुत सारा कोड है जो कि रूल के हिसाब से रन हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर आपने अलर्ट बॉक्स को कहीं भी यूज किया है अपनी वेबसाइट में, अगर वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है तो ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर होता है तो आपको पता है कि वो ब्लॉक स्कोप बनाता है, जो फंक्शन कॉल होगा तभी वो अलर्ट हो या फिर कुछ भी हो कोड वो तभी रन होगा। लेकिन ये जो बाहर लिखा हुआ है अलर्ट, ये आपका जैसे ही आपका पेज HTML पेज लोड होगा तुरंत ये यहाँ पर अलर्ट दिखाई देगा। ठीक है, और जब तक आप उस अलर्ट बॉक्स को यहाँ पर कंफर्म यानी कि ओके नहीं करते, ठीक है, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है वो तो आपको पता कहाँ से आ रहा है, तो जब तक हम इसको ओके नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ये पेज जो है वो लोड नहीं होगा।
होगा पूरी तरीके से, आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही हम ओके करेंगे ये हम पेज पर अपने वापस आ जाएंगे। तो ये होता है अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। बाकी इसमें अगर हम विंडोज़ वाले वर्ड को स्किप कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने सेव किया, तब भी आपका जो पेज रिफ्रेश करेंगे तब भी ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पर इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं जो हमने बाहर रखा है और सेव करते हैं, ठीक है। और आप जब भी कहीं भी बाहर यूज करते हैं, जैसे हम देखिए अलर्ट को यहाँ पर हमने बाहर भी यूज़ किया, सेव किया और रिफ्रेश किया, तब भी ये आ रहा है। और जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तब भी आपका अलर्ट बॉक्स आ रहा है। अभी यहाँ पर हमने कुछ डिटेल नहीं दी थी, इसलिए यहाँ पर योर नेम एंड 0% फेल बता रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए वापस आते हैं और इसे हम डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अलर्ट बॉक्स आपको क्लियर हो गया तो इसे हम वापस से कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अलर्ट बॉक्स के बाद अगले नंबर पर है कन्फर्म बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए कन्फर्म बॉक्स में क्या होता है, तो पहले तो डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। अलर्ट बॉक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ एक बटन मिलता है ओके का। अभी आपने देखा होगा हमें सिर्फ क्या मिलता है, एक बटन मिलता है ओके का। और जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं उसके बाद हमारा जो पेज है वो लोड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये होता है। लेकिन जो आपका कन्फर्म बॉक्स होता है उसमें आपको दो बटन मिलते हैं, ठीक है। कन्फर्म बॉक्स में क्या होता है, आपको दो बटन मिलते हैं, एक मिलता है ओके का और दूसरा मिलता है कैंसिल का। तो यहाँ पर आपको ओके और कैंसिल दो बटन मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ओके प्रेस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रू रिटर्न होती है, और अगर आप कैंसिल प्रेस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो फॉल्स रिटर्न होती है। बस आपका अलर्ट बॉक्स में और कन्फर्म बॉक्स में यही एक डिफरेंस है बस, ठीक है। अलर्ट बॉक्स में क्या हो रहा था कि जब आप ओके प्रेस करते थे तो आपका पेज जो था वो तब लोड होता था, जबकि कन्फर्म बॉक्स में ओके और कैंसिल दो बटन मिलते हैं। और यहाँ पर भी वही सेम रूल है, जब तक आप ओके या कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आपका पेज लोड नहीं होगा। और अगर आप ओके प्रेस करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो ट्रू मिलेगी और पेज लोड होगा, और अगर आप कैंसिल प्रेस करेंगे तब भी आपका पेज लोड होगा, लेकिन जो उसको वैल्यू मिलेगी वो फॉल्स मिलेगी। अब ये वैल्यू मिलेगी कहाँ, इसको हम रिसीव कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर कन्फर्म बॉक्स के लिए हमने यहाँ पर कोडिंग कर रखी है, तो इसको यहाँ पर हम अनकमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोडिंग है ये कन्फर्म बॉक्स के लिए हमने रखी है। इसमें हमने डायरेक्टली यहाँ पर कंडीशन में कन्फर्म बॉक्स लगाया। देखिए हम अलर्ट बॉक्स हो या कन्फर्म बॉक्स हो कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये जो कन्फर्म लिखा हमने कन्फर्म, ठीक है, इसमें विंडो का आप जो कीवर्ड है विंडो डॉट वो आप स्किप कर सकते हैं, पता है, सीधे हमने कन्फर्म लिखा। और यहाँ पर कन्फर्म के अंदर यू आर एन ओ लेवल स्टूडेंट, यानी कि ये चीज़ हमने पूछी। इसमें आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। और आपको जैसा कि पता है, इसको पहले तो आपको रन करके दिखाते हैं। चलिए सेव किया और यहाँ पर चलते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे देखिए ये पेज लोड नहीं हो रहा, ठीक है। जब हम ओके करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे तभी हमारा पेज जो है वो लोड होगा। इसमें दो बटन मिल जाते हैं, बस यही अंतर है अलर्ट में और कन्फर्म में। तो देखिए हमने ओके किया, तो ओके किया तो यहाँ पर देखिए हमने ये कोडिंग कर रखी है, बेस्ट विशेस फॉर ओ लेवल एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करते हैं और कैंसिल करते हैं आपकी बार, ठीक है। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं यू आर एन ओ लेवल स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, बेस्ट विशेस फॉर अदर एग्जाम, यानी कि अदर एग्जाम के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओके प्रेस करने पर वैल्यू ट्रू मिल रही है, तो ट्रू के हिसाब से हमने ये लाइन प्रिंट करा दी, और जब कैंसिल कर रहे हैं तो वैल्यू फॉल्स मिल रही है, तो यहाँ पर फॉल्स पर हमने अदर एग्जाम के लिए प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो ओके और कैंसिल बटन से जो वैल्यू ट्रू और फॉल्स आ रही है तो उसको आप कंडीशन में ले करके उसके बाद आप जो कराना चाहें कराएं, ठीक है। आप पूरा एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको खुद से लॉजिक लगाना है, खुद से दिमाग लगाना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो प्रोग्रामिंग वर्ड होता है, प्रोग्रामिंग में मेन चीज़ होती है सिंटैक्स के बारे में, ऑपरेटर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होता है। लेकिन आप प्रोग्राम तभी बना पाएंगे, सारे काम आप तभी कर पाएंगे जब आप कोडिंग के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसको टाइम देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने जब कंडीशन सही हो, यानी कि इफ़ में हमने लगा रखा है कन्फर्म और यहाँ पर ये कन्फर्म है, तो जैसे ही ये पेज लोड होगा तो ये सबसे पहले तो कन्फर्म बॉक्स आएगा, और अगर ओके प्रेस हुआ तो यहाँ पर इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर, जो इफ़ के पैरेंथेसिस है मेन वाले, इसके अंदर वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। और अगर कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। अगर ट्रू हुई तो इफ़ वाला जो ब्लॉक है ये चलेगा, और अगर फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। इसके बारे में आपको पता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने इफ़ और एल्स के बारे में डिटेल में देखा था, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा। अब अगर हम चाहे तो यहाँ पर कुछ भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि जब वैल्यू ट्रू होगी, यानी जब इफ वाला ब्लॉक चलेगा, तो हमने टेक्स्ट में क्या प्रिंट करा रखा है, ये चीज़। आप चाहें तो यहाँ पर हम कोई फंक्शन पूरा डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी कोडिंग कर सकते हैं, या एल्स में जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने सिर्फ टेक्स्ट में यानी TXT वाले वेरिएबल में ये स्टोर करा दिया। तो वही फाइनली यहाँ पर ये जब इफ एल्स दोनों में से कोई एक चलता है, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट YPP, यानी ये ID है, डॉट इन HTML
txt में जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाए। अब आपको पता है कि या तो इफ़ चलेगा या तो एल्स चलेगा, दोनों नहीं चल सकते, कोई मतलब इसमें से एक ही चलेगा। तो अगर इफ़ चला तो यहाँ पर टेक्स्ट में यानी कि txt में ये स्टोर होगा और वरना ये स्टोर होगा, जो भी स्टोर होगा वो यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस इतना आपको ध्यान रखना है, कन्फर्म बॉक्स में यहाँ पर ओके प्रेस करने पर वैल्यू ट्रू और कैंसिल करने पर वैल्यू फॉल्स मिलती है। फिर उसके हिसाब से आप जो कराना चाहें कराएं, या कुछ नहीं करना चाहते तो कुछ ना कराएं। देखिए यहाँ पर हम इफ हटा देते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ कन्फर्म बॉक्स दिखाना है बस। तो यहाँ पर हमने सब कुछ हटा दिया, सीधे कन्फर्म बॉक्स और इसे सेव किया, तभी भी यहाँ पर ये आपका काम करेगा। देखिए अब हम ओके करेंगे तो कुछ नहीं होगा और कैंसिल करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू तो वो वहाँ से रिटर्न कर रहा है ओके और कैंसिल पर ट्रू और फॉल्स की, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम वापस से कमेंट आउट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, सेव करते हैं। अब वापस चलते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे पास आता है। अब देखिए प्रॉम्प्ट बॉक्स में क्या होता है, इसमें क्या अंतर है। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखने की बात करें तो दिखने में ये कन्फर्म बॉक्स जैसा ही होता है, इसमें भी आपको ओके और कैंसिल, इसमें भी 2 बटन मिलते हैं। लेकिन इसमें ओके प्रेस करने पर क्या होता है, इसमें एक चीज़ और मिलती है आपको, इसमें एक इनपुट फील्ड मिल जाती है। चलिए यहाँ पर इसको पहले प्रैक्टिकली दिखाते हैं, वापस आएंगे डेफिनेशन पर। तो यहाँ पर हम इसको अनकमेंट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखिए प्रॉम्प्ट बॉक्स के लिए इसमें कोडिंग कर रखी है, ठीक है। कोडिंग को अभी समझाते हैं, पहले सेव करते हैं और आपको रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो ये आपका जो है ये क्या है, प्रॉम्प्ट बॉक्स। यहाँ पर हमने रखा है प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। तो ये हमने लिखा है और यहाँ पर ये जो जितेंद्र पहले से लिख के आ रहा है, ये प्लेस होल्डर आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है। इसको हटा करके आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिया टी कुछ भी दे दिया। और अगर इसको हम ओके करेंगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी, यानी कि ये रिटर्न करेगा। तो अब इसको हम जहाँ भी स्टोर करेंगे वो स्टोर कर सकते हैं। और अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने पर NUL यानी कि नल वैल्यू जाएगी, ठीक है। नल यानी कि खाली, कुछ नहीं, ठीक है। कैंसिल करने पर इसमें फॉल्स नहीं जाएगा और ओके करने पर इसमें ट्रू नहीं जाता, ठीक है। कन्फर्म बॉक्स में ओके पर ट्रू और कैंसिल पर फॉल्स रिटर्न वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर ओके प्रेस करने पर जो वैल्यू आपने यहाँ पर डाली होगी वो वैल्यू जाएगी और कैंसिल बटन प्रेस करने पर जो इसकी वैल्यू होगी वो नल होगी। नल यानी कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है यू आर कैंसिल्ड द प्रॉम्प्ट, यानी कि हमने कैंसिल किया है क्योंकि हमने उसी कंडीशन के हिसाब से चेक करवाया। और अगर यहाँ पर हम कोई वैल्यू डालने के बाद ओके करेंगे तो वो वैल्यू प्रिंट होगी, हेलो दिस एंड हाउ आर यू टुडे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कर रखा है। और यहाँ पर अगर आप कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला, ओके किया, तो यहाँ पर इनवैलिड इनपुट, यानी कि हमने इसमें 3 कंडीशन लगा रखी है। अभी आपको दिखाते हैं इसमें कितनी कंडीशन है, 3। अगर आपने कोई वैल्यू डाली तो ओके करने पर वो यहाँ पर नेम प्रिंट होगा। अगर आपने कैंसिल किया तो यहाँ पर कैंसिलेड बताएगा। और अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, एम्प्टी दिया और ओके किया तो यहाँ पर इनवैलिड इनपुट बताएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल जाता है, एक बॉक्स मिल जाता है, मतलब इनपुट बॉक्स मिल जाता है जिसमें हम वैल्यू दे सकते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब कोड पर आपको चलते हैं और कोड समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रॉम्प्ट बॉक्स लगाया और इसमें देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू होती हैं। जो फर्स्ट वैल्यू आपकी होती है ये आप लेबल समझ सकते हैं इसको, जो ऊपर लिख के आता है प्लीज एंटर योर नेम, जो भी लिखाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर कॉमा यूज करने के बाद जो सेकंड वैल्यू होती है ये आपकी डिफॉल्ट होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सेकंड वैल्यू नहीं भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वैल्यू नहीं डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, ये जो पहले से जितेंद्र लिख के आ रहा है ये नहीं लिख के आएगा, पूरा बॉक्स जो है ये खाली रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर प्रॉम्प्ट और इसमें हम 2 वैल्यू पास कर देते हैं, बस इतना हो गया। अब जब भी इस प्रॉम्प्ट में कोई ओके प्रेस करता है तो ओके प्रेस करने पर उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें जो भी डाली गई होगी वो पर्सन में आके स्टोर हो जाती है, ठीक है। कहाँ स्टोर हो जाती है, पर्सन में स्टोर होती है। ओके करने पर उसकी जो वैल्यू होगी वो पर्सन में स्टोर होगी। और अगर वो कैंसिल कर देता है तब भी वहां पर कैंसिल करने पर पर्सन में क्या स्टोर होता है, नल, NULL। ये एक रिजर्व कीवर्ड है नल, ठीक है। ये नल रिजर्व कीवर्ड है जो कि ये बताता है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ तक कि 0 भी नहीं। आप सोचे 0 जो है ये नल में नहीं आता है, नल का मतलब खाली, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन में या तो नल स्टोर होगा कैंसिल बटन प्रेस करने पर, या फिर इसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, ठीक है। सिर्फ डिक्लेयर किया, असाइन नहीं किया है। तो यहाँ तक तो आपको ये 2 लाइनें समझ में आ गई। पर्सन में क्या है, या तो नल है या तो इसमें कोई स्ट्रिंग होगी, ठीक है। फिर हमने चेक किया इफ से, पर्सन इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर पर्सन में नल हुआ इसका मतलब कि उसने कैंसिल बटन प्रेस किया। तो हमने इफ में यहाँ पर टेक्स्ट में क्या स्टोर करा दिया, यू आर कैंसिल्ड द प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं तो वो टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको पता है कि अगर इफ चला तो एल्स इफ और एल्स ये नहीं चलेगा, और जो टेक्स्ट में स्टोर हुआ है वो आके यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर दिया जिसकी ID PP है, ठीक है। पता चल गया। अगर इफ नहीं चला, मान लो उसने कैंसिल नहीं किया है, तो कैंसिल नहीं किया तो हो सकता है कि उसने एम्प्टी छोड़ दिया हो, यानी कि उसमें कुछ ना लिखने के बाद ओके किया हो। तो यहाँ पर उसको भी हमने चेक कर लिया, पर्सन इज इक्वल टू डबल कोट। डबल कोट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम इम्पटी चेक करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर ये इम्पटी के बराबर है, इज इक्वल टू का मतलब यही होता है ना,
तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे इनवैलिड इनपुट। तो एल्स इफ चल गया, अगर इनवैलिड इनपुट नहीं हुआ यानी कि उसने कुछ अपना नेम डाला है, तो अगर डाला है तो हम क्या करेंगे, तो एल्स वाला चलाएंगे और एल्स में हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे हेलो प्लस पर्सन। अब जाहिर सी बात है कि पर्सन में यहाँ पर क्या होगा, अगर उसने अपना नेम डाला होगा तो पर्सन में नेम स्टोर होगा, और अगर उसने बटन कैंसिल प्रेस किया होगा तो इसमें नल होगा। तो अगर नेम डाला होगा तो ये एल्स ना चलेगा, ना ही एफ चलेगा, एल्स लास्ट में आके चलेगा एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो प्लस पर्सन में जो भी नेम आया होगा प्लस हाउ आर यू टुडे हो गया, और फाइनली हमने ये टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। तो इन तीनों में से कोई एक ही चलेगा, पहला चला तो ये प्रिंट होगा, दूसरा चला तो ये, और तीसरा चला तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। इसे सेव करते हैं और एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पर हमने डाला RT कुछ भी और ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो और हाउ आर यू टुडे, और फिर से कैंसिल किया तो यहाँ पर देखिए कैंसिलेड, और कुछ नहीं डाला तो यहाँ पर आपका इनवैलिड इनपुट। अब इनकी जगह पर भी आप कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप चाहें तो अलग अलग तरीके से फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ओके करने पर क्या होता है, ओके करने पर वैल्यू जो होती है वो रिटर्न होती है, और कैंसिल करने पर नल जो है वो रिटर्न होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है ये आपका हो गया, और पॉपअप बॉक्स 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक है जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं। तो वैसे तो हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा है। ऑन क्लिक आपको याद होगा, हमने बटन में कई बार ऑन क्लिक का यूज किया है। ऑन क्लिक का मतलब यहाँ पर देखिए अभी भी जस्ट हमने यूज किया था, ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर बटन में जो ऑन क्लिक लिखा है, तो ये देखा जाए तो HTML का एट्रीब्यूट है, और ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। इवेंट का मतलब होता है आयोजन, यानी कि जब हम किसी खास कंडीशन के लिए कोई खास आयोजन रखना चाहते हैं उसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। यानी कि जब भी कोई क्लिक करे, अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोडिंग की बात करें तो इसमें खास पल क्या होते हैं, मतलब कोई क्लिक करे, कोई राइट क्लिक करे, माउस से लेफ्ट क्लिक करे, या माउस को हिलाए यानी कि हॉवर करे कहीं पर भी, ठीक है, या फिर कीबोर्ड से कोई बटन दबाए या फिर बटन दबाने के बाद छोड़े, तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं, यानी कि हम इसको कंडीशन समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर 90% हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि 90% पर उसका जो ग्रेड है वो A1 दिखाए, या जो भी ये चाहते हैं। और इसी तरह से अगर उसके मार्क 80% है तो उसका ग्रेड क्या दिखाए, B, ठीक है। और अगर 70% है तो C, ठीक है। इस तरह से मतलब हम कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट चाहते हैं। ये कंडीशन हो गई, ये रिजल्ट हो गया, तो इसके हिसाब से चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट सेट करते हैं। आपको पता है इफ एल्स का यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और अपना रिजल्ट ले लेते हैं कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वेबसाइट में हमारी माउस जब कोई हॉवर करे, यानी कि पूरी वेबसाइट में कहीं भी माउस ले जाए, या माउस से कहीं पर भी क्लिक करे, या किसी खास बटन पे क्लिक करे, ठीक है, या फिर कीबोर्ड से कहीं पर कुछ टाइप करे, कोई बटन दबाए या बटन दबाने के बाद छोड़े, तो इसके हिसाब से अगर हम कोई काम कराना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं इवेंट। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑन क्लिक है, तो ऑन क्लिक पर अभी हमने क्या किया, देखिए फंक्शन कॉल किया, ठीक है, PER नाम का फंक्शन कॉल किया। अब कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ऑन क्लिक पर आप फंक्शन ही कॉल कराएं, ऑन क्लिक पर आप कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ भी कराने का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर फंक्शन ही कॉल कराया जाता है, क्योंकि हमें जो कराना हो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑन क्लिक पर फंक्शन कॉल करवा लो, और जो भी करना है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो बस यही होता है ज़्यादातर। बाकी आप फंक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल किया, और ये अब जो है डिवीजन और परसेंटेज ये सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो ये ऑन क्लिक क्या है, एट्रीब्यूट है और जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। अगर HTML की बात करें तो एट्रीब्यूट, और जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये एक इवेंट बनता है। तो इस तरह से ऑन क्लिक ही सिर्फ अकेला इवेंट नहीं है, इस तरह से और भी कई सारे इवेंट हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे सबसे पहले उस इवेंट के बारे में आपको बताते हैं, फिर डेफिनेशन पर वापस आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ कॉमन HTML इवेंट हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इतने पढ़ने हैं, इतने काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है ऑन चेंज। ऑन चेंज यानी कि जैसे ऑन क्लिक होता है, यानी कि जब हम क्लिक करते हैं तब कोई काम करवाते हैं, यानी फंक्शन कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं। इस तरह से हम चाहते हैं कि क्लिक करने पर नहीं, बल्कि ऑन चेंज, यानी कि जब कोई चेंज हो, HTML का एलिमेंट चेंज हो, तब वहां पर अगर हम कुछ कराना चाहते हैं तो वहां पर हम ऑन चेंज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, यानी कि इसको जावास्क्रिप्ट के हिसाब से इवेंट और HTML के हिसाब से एट्रीब्यूट बोला जाएगा, ठीक है। ऑन माउस ओवर, यानी कि यूज द माउस, मूव द माउस ओवर एन HTML एलिमेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर माउस जब पहुंचे तो वहां पर अगर हम उसके हिसाब से कुछ कराना चाहते हैं। ऑन माउस आउट, यानी कि जब वहां से माउस हटे, या ऑन की डाउन, यानी जब कोई की प्रेस करे, ऑन की अप, यानी कि कोई जब कीबोर्ड से की को प्रेस करने के बाद छोड़े, ऑन लोड, यानी कि जब पेज आपका पूरा लोड हो जाए। तो ये अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, इनको भी हम प्रोग्राम के जरिए पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं डेफिनेशन में। तो ऊपर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर बताया गया हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ HTML इवेंट्स, ठीक है। HTML इवेंट यानी HTML एट्रीब्यूट। तो
यहाँ पर HTML वेब पेज हैज़ फिनिश्ड लोडिंग, यानी कि जब वेब पेज आपका लोडिंग फिनिश कर लेता है उसके बाद अगर आप कुछ इवेंट कराना चाहते हैं या फिर इनपुट फील्ड में कोई चेंजेस होते हैं, जैसे इनपुट फील्ड में अगर कोई चेंजेस होते हैं, वहाँ पर हमने नेम टाइप किया या डिलीट किया जो भी किया, तो वहाँ चेंजेस के हिसाब से भी आप चेंजेस करवा सकते हैं, यानी कोई भी काम करा सकते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको बेटर समझ आएगा। और HTML बटन वाज क्लिकेड, तो इसके बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं, कई बार देखा है आपने कि जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तब भी कोई काम करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और ये सारी चीज़ें आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर सिंटैक्स दिए गए हैं और कुछ नहीं है। ऑन क्लिक आपने यूज़ किया है तो समझ लो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमने प्रोग्राम बना दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑन चेंज इस प्रोग्राम को पूरा कॉपी करते हैं और उससे पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक सेलेक्ट, ये HTML का सेलेक्ट पता है आपको क्या होता है, इसे ड्रॉप डाउन रेडी होते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन अगर आपको बनाने हैं तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट एक टैग लिया और यहाँ पर हमने ID उसकी रखी माई सेलेक्ट, ID क्या है माई सेलेक्ट। फिर यहाँ पर हमने ऑन चेंज, ये इवेंट बोले या फिर एट्रीब्यूट हमने यूज किया। ऑन चेंज ये एक इवेंट है, इसमें हमने क्या किया, माई फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम माई फंक्शन रखा है, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन चेंज पर माई फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, चेंज का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि जब ड्रॉप डाउन होता है तो ड्रॉप डाउन में जब भी कोई मान लेते किसी ने ऑडी सेलेक्ट की, बाद में BMW सेलेक्ट कर ली, तो क्या हुआ, चेंज ही तो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसमें हमने ऑप्शन दे दिया। तो इसको तो आपको पता होगा, HTML में पढ़ा है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है, ये ऑप्शन होते हैं, ये सेलेक्ट टैग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ हमने ऑन चेंज पर माई फंक्शन कॉल किया। फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया डेमो और स्क्रिप्ट यहाँ पर लगाई। स्क्रिप्ट ने क्या किया, हमने फंक्शन में माई फंक्शन और यहाँ पर एक x नाम का वेरिएबल बना के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID माई सेलेक्ट यानी कि इस आईडी को टारगेट किया और डॉट वैल्यू यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो एक्स में स्टोर हो जाएगी। एक्स में स्टोर होने के बाद हम उसी एक्स को प्रिंट कराएंगे, कैसे, यहाँ पर डॉट डेमो में, यानी जिसकी आईडी पैराग्राफ की डेमो है, डॉट इनर HTML यू हैव सेलेक्टेड दिस, यानी एक्स में जो भी सेलेक्ट किया होगा एक्स में होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और इसका आउटपुट आपको फटाफट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया कमेंट आउट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान न दें, देखिए स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट उसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया तो ये ऐसे इस तरह से आ रहा है। तो इसमें कोड को आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कोड वहीं पर समझा दिया था। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं और सीधे चलते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी ये HTML का जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये कोड पेस्ट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको हम कट करते हैं और स्क्रिप्ट के बाहर पेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हमने खुद उसकी पर्सनल स्क्रिप्ट यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए सही है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट के बाहर है और इसका अपना यहाँ पर ये स्क्रिप्ट खुद ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेव करते हैं और चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑडी है और ये तो डिफॉल्ट आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर हम BMW सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर बता रहा है यू आर सेलेक्टेड BMW, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑन चेंज पर यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। अब आप चाहें तो ऑन चेंज पर कुछ भी करा सकते हैं, हमने तो सिर्फ उसकी वैल्यू लेके डायरेक्टली यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा दी है। बाकी आप चाहें तो पूरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ऑन चेंज हो गया। फिर ऑन क्लिक तो आपको अच्छे से पता है, तो हमें नहीं लगता इसको आपको बताना पड़ेगा। फिर ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने कर लिया कॉपी, इसको हमने किया कॉपी और अब चलते हैं यहाँ पर, इसे हटा देते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट किया तो देखिए यहाँ पर जो है इमेज का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें एक काम करना होगा कि इस इमेज में जो इसका SRC है वो हमें यहाँ पर बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारी इमेजेस कहाँ पर पड़ी हैं, उसी का यहाँ पर एड्रेस डालते हैं। तो ये पॉपअप बॉक्स है यहाँ पर ये, और IMG वाले फोल्डर के अंदर AV वाली जो इमेज है इसी को ले लेते हैं हम। ठीक है, या फिर upcss.png ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी को लेते हैं, IMG वाले फोल्डर में है, तो कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो IMG फोल्डर में कहाँ पर जाना है, upcss.png, ये हमारी इमेज यहाँ पर मिलेगी और इसको हम सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर एक हाथ में हमारे लाइट पेन है और हम सिर्फ एक ही हाथ से टाइप कर रहे हैं, इस वजह से टाइपिंग में टाइम लगता है। फिलहाल यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो देखिए माउस के ऊपर हम जैसे ही यहाँ पर जैसे ही हम इमेज के ऊपर माउस को ले जाते हैं तो यहाँ पर इमेज का साइज़ बड़ा हो जाता है और जैसे ही हम बाहर करते हैं ये छोटा हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कोड को समझाते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमने एक इमेज टैग लिया जिसमें सबसे पहले हमने लगाया ऑन माउस ओवर, यानी कि जब माउस जो है इमेज के ऊपर आए तो वहाँ पर हमने क्या किया, बिग इमेज वाले फंक्शन को कॉल किया। ध्यान देना, हमने क्या किया, बिग इमेज एक फंक्शन है जिसे हमने कॉल किया, ये क्या है, इवेंट है। और दूसरे नंबर पे हमने एक और फंक्शन कॉल किया है, लेकिन वो हमने कब कॉल किया, ऑन माउस आउट, यानी कि जब माउस जो है वो इस इमेज से हट जाए
तब हमने नॉर्मल इमेज वाले फंक्शन को कॉल किया। ये दो फंक्शन समझ में आ गए, ठीक है, ये दो इवेंट हैं और यहाँ पर हमने दो फंक्शन को कॉल किया। इसके अंदर हमने आर्गूमेंट भी पास किया। देखिए दिस कीवर्ड, जो दिस है ये क्या है, आर्गूमेंट है जो कि हमने पास किया है। अभी इसके बारे में समझाते हैं। तो ये चीज हो गई। बाकी इसके बारे में तो आपको पता है, बॉर्डर 0 होना चाहिए, एसआरसी यहाँ पर है, अल्ट यानी अल्टरनेटिव नेम, विथ और हाइट। ये जो विथ और हाइट है ये क्या है, डिफॉल्ट, मतलब नॉर्मल इमेज के लिए हमने डिफॉल्ट सेट कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी इस इमेज के ऊपर कोई माउस ले जाता है, ठीक है, यानी कि माउस ओवर यानी उसके ऊपर होता है तो बिग इमेज होती है। और इसके अंदर हमने पास किया दिस का मतलब होता है कि दिस आप कीवर्ड जो है रिजर्व कीवर्ड, इसके बारे में हमने पहले भी देखा है पिछले वीडियो में, और एक बार आपको फिर से बताते हैं। देखिए दिस का मतलब ये होता है कि जहां पर हम करंट टाइम में हैं, हम कहां पर हैं, इमेज टैग के अंदर हैं। तो जहां पर हैं वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो दिस के अंदर पास हो जाती है, और फिर आगे हम उसको जहां भी यूज करना चाहें उसके अंदर से जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पर दिस पास कर रहे हैं तो इसमें जो भी एसआरसी, अल्टरनेटिव नेम, विथ और हाइट, ये सारी की सारी वैल्यू दिस कीवर्ड के जरिए ये पास हो जा रही हैं जहां पर हम फंक्शन को डिफाइन किया हमने, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिस कीवर्ड का सीधा मतलब होता है कि उसको जिस टैग में आप यूज कर रहे हैं, जिस एलिमेंट में यूज कर रहे हैं, उस एलिमेंट की सारी वैल्यू वो पास कर देता है, जितना पास करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो इसमें भी हम दिस को ही पास कर रहे हैं और इसमें भी हम दिस को पास कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये स्क्रिप्ट टैग है आपका। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन बनाए। एक फंक्शन देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर फंक्शन हमने बिग इमेज में क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर पैरामीटर एक्स में क्या होगा, दिस जो है ये एक्स में कॉपी हो जाएगा और जो दिस की वैल्यू है वो सारी की सारी एक्स में आ जाएगी। ये तो आपको पता ही है, आर्गूमेंट हो गया और ये पैरामीटर हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक्स डॉट स्टाइल डॉट हाइट, यानी कि जो एक्स है, एक्स में क्या है आपको पता है, एक्स में पूरी इमेज की जितनी भी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें हैं। तो हम इसकी जो स्टाइल है वो चेंज कर रहे हैं, इसकी हाइट चेंज कर रहे हैं। तो एक्स डॉट स्टाइल डॉट हाइट, स्टाइल का मतलब स्टाइलिंग, इसकी CSS, ठीक है, CSS की क्लास है। तो यहाँ पर एक्स डॉट स्टाइल डॉट हाइट इसकी हम चेंज कर दे रहे हैं इस वाले फंक्शन में 64 पिक्सल, और इसकी विथ भी हम चेंज कर रहे हैं 64 पिक्सल। अब कुछ भी आप चेंज करा सकते हैं, अगर कोई टेक्स्ट होता तो आप कलर चेंज कर सकते थे, फॉन्ट चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो ये बिग इमेज इसीलिए हो जा रही है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी हाइट जो है और विथ जो है ये बदल दे रहे हैं। कब, जब माउस इसके ऊपर होता है तब ये फंक्शन कॉल होता है और ये चेंजेस तुरंत हो जाते हैं, और जब माउस हम हटाते हैं तब यहाँ पर ये नॉर्मल इमेज वाला फंक्शन कॉल होता है और इसकी वापस से जो विथ और हाइट है वो 32 पिक्सल हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर माउस ले गए यानी कि हॉवर, तो ये एक इवेंट बना और इस इवेंट में हम जो चाहें वो करा सकते हैं, और माउस आउट यानी कि ये बाहर आ रहा है तो इमेज नॉर्मल हो जा रही है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ऑन की डाउन एंड ऑन की अप, इसका मतलब क्या है, तो चलिए यहाँ पर इसको भी पहले कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पर इसको डिलीट करके और इसकी जगह इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश। तो अभी यहाँ पर देखेंगे एक बॉक्स हमें मिल गया। तो इस बॉक्स में जैसे ही हम टाइप करते हैं, यहाँ पर हमने टाइप करना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे कलर चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है समझिए। देखिए सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी ये क्या है, नॉर्मल है, ध्यान से समझना, अभी नॉर्मल है। हमने इस बॉक्स में क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने ए बटन को दबाया, कुछ भी दबाया, जैसे हमने ए बटन प्रेस किया। तो जैसे ही हमने ए बटन को प्रेस किया, अभी नहीं प्रेस किया, अब हमने प्रेस किया, तो देखिए अभी हम करंट टाइम में ए बटन को हमने प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ पर ए लिखते जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने की छोड़ी नहीं है, यानी की क्या है, अभी डाउन है। डाउन का मतलब नीचे है, यानी हमने दबा रखा है, ठीक है। तब यहाँ पर कलर क्या है, रेड है। और जैसे ही हम ए बटन को छोड़ते हैं तो यहाँ पर कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। यानी कि बटन जब हम प्रेस करते हैं तो की डाउन होती है, तो वहाँ पर हमने कलर रेड रखा है, और जैसे ही की को छोड़ते हैं तो की क्या हो जाती है, अप हो जाती है, यानी कि ऊपर आ जाती है, तो कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर कोड कैसे काम कर रहा है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये इनपुट फील्ड है जिसमें ID डेमो है, और ऑन की डाउन, डाउन का मतलब जब हम की को प्रेस करते हैं तो की डाउन फंक्शन कॉल होता है, और जब हम की को छोड़ते हैं, की अप का मतलब की ऊपर होती है, यानी की को जब छोड़ते हैं कोई भी की हो तो यहाँ पर की अप फंक्शन कॉल होता है। अब यहाँ पर हमने दोनों फंक्शन कॉल करा दिए, आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या किया गया, कुछ नहीं। जब आपका की डाउन फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ पर हमने स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर दिया, रेड कर दिया, किसका, जिसकी ID डेमो है, ठीक है। तो डेमो किसकी ID है, इसी इनपुट फील्ड की ही ID तो डेमो है, तो डेमो की स्टाइल जो है उसका बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया, और की अप होता है तो इसका कलर हमने ग्रीन कर दिया। बस समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन की डाउन एंड ऑन की अप का मतलब समझ में आ गया। एक यहाँ पर एग्जांपल और है ऑन की अप करने पर, ठीक है। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसका भी आपको दिखा देते हैं। ये सिर्फ इसमें हमने ऑन की अप का यूज किया है, तो इसको पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए H,
तो एच ये स्मॉल लेटर लिखा और जैसे ही हमने यहाँ पर की को छोड़ा तो ये कैपिटल लेटर हो गया। अब ये कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमने जी प्रेस किया, तो जब प्रेस किया तो स्मॉल हुआ, लेकिन जैसे ही छोड़ा यहाँ पर ये कैपिटल हो गया। फिर आर टी वाई जो भी हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं वो टाइप स्मॉल कर रहे हैं, लेकिन हो क्या जा रहा है, कैपिटल हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, तो इसको समझते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी इवेंट पे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं कोड यहाँ पर। तो देखिए इनपुट में क्या कर रहे हैं, मतलब टाइप टेक्स्ट है, आईडी इसकी एफ नेम रखी है हमने, ऑन की अप, इसमें हमने ऑन की डाउन पे कुछ नहीं किया, ऑन की अप का मतलब जब हम की को छोड़े तो माई फंक्शन जो है ये कॉल होना चाहिए, बस सिंपल है। यानी की को छोड़े तो यहाँ पर माई फंक्शन कॉल होगा, और जब माई फंक्शन कॉल होगा तब होगा क्या, तब यहाँ पर क्या होगा, एक्स में स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एफ नेम, यानी एफ नेम यानी कि इसमें जो भी वैल्यू होगी, यानी एक एक कैरेक्टर, क्योंकि ऑन की अप का मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ी कि जब सबमिट करेंगे तब वो वैल्यू आएगी, नहीं, यहाँ पर हमने इवेंट लगा रखा है ना, तो इवेंट लगा है तो जब भी हम कोई भी एक ही सिंगल बटन प्रेस करेंगे तो तुरंत ये फंक्शन कॉल होगा हर एक बटन पर। अगर आप मान लेते हैं राहुल लिखेंगे तो राहुल में जितने भी कैरेक्टर हैं, तो जितने इसमें कैरेक्टर हैं उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर माई फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले तो एफ नेम में जो भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं आपने जी टाइप किया स्मॉल लेटर, तो जी स्मॉल लेटर एक्स में स्टोर हो जाएगा। एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, जी स्मॉल लेटर। फिर क्या किया हमने, एक्स डॉट वैल्यू, यानी कि एक्स में क्या है, एक्स में आपका क्या है, जी है, जी यानी कि स्मॉल लेटर है, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, एक्स डॉट वैल्यू टू अपर कैस। टू अपर कैस यहाँ पर ये प्री डिफाइन फंक्शन है। ये टू अपर कैस क्या है, प्री डिफाइन। प्री डिफाइन का मतलब हमने आपको बताया था कि फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइन, दूसरा होता है प्री डिफाइन। तो यूजर डिफाइन तो आपको पता है, जो माई फंक्शन है ये क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन है, हमने खुद बनाया है। और यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं टू अपर कैस फंक्शन, ये प्री डिफाइन है। ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन किया गया है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल करना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने यूज की कि एक्स डॉट वैल्यू, यानी कि जो एक्स है उसकी जो वैल्यू है, अब एक्स में क्या है आपको पता है, एक्स नेम में जिसकी आईडी एफ नेम है, एफ नेम किसकी आईडी है, इसकी आईडी, यानी इनपुट फील्ड में जो भी है वो कहाँ है, एक्स में है। और एक्स में जो भी है उसका हमने क्या किया, एक्स डॉट वैल्यू डॉट अपर कैस, यानी कि इसको कैपिटल में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, वो एक्स डॉट वैल्यू यानी वही वैल्यू बना दी, ठीक है। ये हमने क्या किया, वही सेम वैल्यू बना दी, इसलिए वो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर हो जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये टू अपर कैस में टू स्मॉल लेटर है, अपर में यू कैपिटल है, कैस में सी कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप सी स्मॉल लेटर यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और जिस तरह से हम यहाँ पर इसको कॉपी और पेस्ट करके आपको समझाते हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। हम यहाँ पर टाइम बचे इस वजह से करते हैं, आपको पूरा सब टाइप करना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कभी प्रोग्राम लिखना हुआ तो आप कतई लिख नहीं पाएंगे, ये 100% गारंटी देते हैं, लिख नहीं पाएंगे। आप ट्राई कर लें, ठीक है। एक बार कॉपी पेस्ट करके आप प्रोग्राम समझ लें, फिर उसके बाद बिना देखे अगर आप कोडिंग करने की स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि लिखेंगे, तो नहीं लिख पाएंगे। और अगर आप साथ ही साथ में देख देख करके लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप आराम से बना पाएंगे, लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो ऑन की अप का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑन की अप पे हम देखिए यहाँ पर एक तो माई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और माई फंक्शन के अंदर हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं, यानी कि हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और या फिर फंक्शन के अंदर भी हम फंक्शन बना सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, जो मर्जी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने तरीके से जो है सोचनी है। हालांकि फंक्शन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, फिर भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है फंक्शन के बारे में। फिर ऑन लोड, ऑन लोड का मतलब यहाँ पर जब पेज लोड होगा, तो इसमें देखिए कोई भी इनपुट नहीं है, जब पेज लोड हो जाएगा तो यहाँ पर फंक्शन को हमने क्या किया, माई फंक्शन को कॉल किया और एक अलर्ट दिखा दिया, पेज इज लोडेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट तो कर दिया, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन, जिसमें अलर्ट में दिखाया है पेज इज लोडेड, लेकिन इस फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम कॉल कहाँ से करेंगे, तो देखिए अभी तक तो हम इसको कहीं से भी कॉल कर रहे थे, लेकिन अगर ऑन लोड की बात करते हैं तो ऑन लोड ऐसा इवेंट है, इसे हमें बॉडी से कॉल करना होगा, ठीक है। यानी जो बॉडी टैग है यहाँ से हम इसे कॉल करेंगे ऑन लोड इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया ऑन लोड, यानी कि जब पेज जो है वो लोड हो, तो ऑन लोड इज इक्वल टू, फिर क्या करना है, तो यहाँ पर हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माई फंक्शन पैरेंथेसिस और उसके बाद ये हो गया, और अब इसे हम सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें किसी भी बटन पे कहीं भी कुछ क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही हम पेज रिफ्रेश करेंगे तुरंत दिखाएगा पेज इज लोडेड, ठीक है। और इसे हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो पेज है वो लोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे फिर से यहाँ पर ये पेज दोबारा से लोड होगा, ठीक है। तो दोबारा से लोड होगा, तो लोड होने का मतलब ये नहीं है कि पेज जब पूरा लोड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अलर्ट बॉक्स होते हैं, तो अलर्ट बॉक्स ये
जब तक आप इसको ओके नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप इसे ओके नहीं करेंगे तब तक पेज आगे लोड ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जब इसे फाइल मिल जाती है यानी कि पूरी तरीके से रेडी है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी टैग में स्टार्टिंग में पहुँच चुका है, तभी तो ये फंक्शन रन हुआ है, ठीक है, ऑन लोड होने पर। तो इसलिए यहाँ पर इसे जब हम ओके करेंगे तभी आगे रन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने ऑन लोड माई फंक्शन कॉल किया है, तो इस माई फंक्शन में हम कुछ भी करा सकते हैं। यहाँ पर हमने अलर्ट लगाया है, हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अलर्ट की जगह पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम हटाते हैं, ठीक है, इसे हम हटाते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पीपी इसे हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर जिसकी आईडी पीपी है उसमें टेक्स्ट में तो टेक्स्ट तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो हम इसमें कुछ और प्रिंट करा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने HHH प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलिए इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये HH प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेज जो है वो लोड हो चुका है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये HH जो है वो लास्ट में लोड होता है, नहीं कि लास्ट में, तो हालांकि इस तरीके से दिखा रहा है क्योंकि हमने लास्ट में यूज किया है, लेकिन ये HH तभी प्रिंट होता है जब पेज पूरा लोड हो जाता है, उसके बाद ये HH प्रिंट होता है। भले ही आप इसको कहीं भी इस स्क्रिप्ट टैग को लगाएं, ठीक है, कहीं भी का मतलब इसको हमने यहाँ से कट किया और मान लेते हैं सबसे पहले लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ये हेडिंग के बाद लगा दिया, इसको पेस्ट किया और सेव किया और अब यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर इतने जल्दी हो रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑन लोड भी एक इवेंट है, जब पेज लोड होता है उसके बाद हम कुछ भी करा सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। हमें कहीं भी क्लिक नहीं करना, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें अभी तक देख ली, पॉपअप बॉक्सेस एंड JS इवेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्म वैलिडेशन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन होता क्या है। तो फॉर्म क्या होता है आपको पता है, HTML फॉर्म के बारे में पता है, जिसमें इनपुट फील्ड होती हैं, बटन्स होती हैं, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट या फिर कहीं भी हम फॉर्म किसी भी वेबसाइट में डालते हैं तो वो अपना इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र डाल सकता है, नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करता है और वो डेटा बाद में हम PHP MySQL या किसी भी लैंग्वेज या किसी भी डेटाबेस में उसे हम कैसे भी स्टोर करा सकते हैं, कहने का मतलब है। तो वो आपका फॉर्म होता है, फॉर्म में हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो फॉर्म में हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो सही है या गलत है, उसे हमें वैलिडेट करना है, ठीक है। वैलिडेट का मतलब कि चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर हमने फील्ड बना रखी है फ़ोन नंबर की और आगे बॉक्स दे दिया इनपुट और वो फ़ोन नंबर में हो सकता है कि अल्फ़ाबेट टाइप कर दे, ठीक है, या फिर हमने उसका नेम पूछा और नेम में वो मोबाइल नंबर या फिर कुछ नंबर टाइप कर दे, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम जब चेक करते हैं तो उसी को बोलते हैं वैलिडेट करना, यानी कि फॉर्म वैलिडेशन या फॉर्म वैलिडेट करना, ठीक है। अब ये वैलिडेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ इसमें अलग तरीके की कोडिंग नहीं यूज की जाती, अभी तक हमने जो पढ़ा है बस वही है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म बनाएंगे, यानी कि एक फॉर्म होगा और उस फॉर्म में जब भी कोई अपना डेटा डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो उसके बाद हम जिस फील्ड को चेक करना चाहते हैं कि इसमें नेम में नेम होना चाहिए, नेम में नेम होने का मतलब क्या है कि इसमें नंबर नहीं होने चाहिए और फादर नेम में नंबर नहीं होने चाहिए, मोबाइल नंबर अगर हम कहीं इंटर करा रहे हैं तो मोबाइल नंबर में क्या नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर में अल्फ़ाबेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो इसी को हम वैलिडेट करने के लिए हम फंक्शन का यूज करके जो फॉर्म से वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को रिसीव करें, ठीक है। रिसीव करने के बाद हम इफ़ एल्स और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करने के बाद में उसे हम वैलिडेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म वैलिडेशन जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो कोड यहाँ पर दिया गया है इस कोड को आपको हम समझाते हैं और इसका रिवीजन आपको खुद करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, सबसे पहले तो यहाँ पर ये HTML का कोड आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये HTML का कोड है, ये पूरा फॉर्म टैग है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका फॉर्म ओपन हुआ, ये फॉर्म क्लोज हुआ और यहाँ पर जब ये फॉर्म ओपन हुआ तो फॉर्म का नेम क्या रखा गया, माई फॉर्म, ठीक है। माई फॉर्म में F कैपिटल है। एक्शन इसका क्या रखा गया, एक्शन पेज डॉट PHP। एक्शन के बारे में आपको पता है क्या होता है, एक्शन का मतलब कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट होने के बाद कहाँ जाए, ठीक है। तो ये कहाँ जाए तो एक्शन डॉट PHP पे भेजा गया है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है अभी आपके लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑन सबमिट ये है क्या, तो ये इवेंट है, ठीक है। ऑन सबमिट क्या है, इवेंट है, ध्यान रखना, जैसे ऑन क्लिक ऑन चेंज होता है इसी तरह से ऑन सबमिट भी एक इवेंट है। तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये ऑन सबमिट इवेंट तब काम करेगा, ठीक है। और तब काम करेगा तो ये ऑन सबमिट कर क्या रहा है, ऑन सबमिट यहाँ पर वैलिडेट फॉर्म इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। ऑन सबमिट पे क्या हो रहा है, वैलिडेट फॉर्म इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का भी एक जो रिटर्न कीवर्ड है इसका भी यूज हुआ है, इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी आप ये समझ लें कि ऑन सबमिट जब फॉर्म सबमिट होता है तो वैलिडेट फॉर्म ये वाला फंक्शन कॉल होता है और इसका मेथड क्या है, पोस्ट है। फिर यहाँ पर नेम एक लेबल बनाया, इसमें हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसका नेम क्या रखा है, एफ नेम। नेम क्या है, एफ नेम है। आपको पता है कि जब हम कोई हेडिंग बनाते हैं या पैराग्राफ बनाते हैं तो उसकी पहचान कैसे होती है, ID इक्वल टू ID डिफाइन करते हैं तो उस हेडिंग या उस पैराग्राफ की पहचान होती है। इसी तरह से जो फॉर्म में फील्ड होती है, इनपुट फील्ड कोई भी हो, मोबाइल नंबर की हो, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, तो उसका जो नेम
होता है, ठीक है, उसका जो नेम होता है उससे उसकी पहचान होती है। जैसे यहाँ पर फॉर्म का नेम में क्या रखा है, माई फॉर्म, और इसका नेम क्या रखा है, एफ नेम। इस तरह से जो नेम होता है ये इसकी पहचान होती है इस फील्ड की। और बाकी हम चाहें तो इसकी आईडी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता है, HTML में आपने पढ़ा है, ये पूरा का पूरा कोड जो है वो HTML का है। और यहाँ पर बस ऑन सबमिट ये इवेंट है जहाँ पर वैलिडेट फॉर्म को, इस फंक्शन को कॉल किया गया, और यहाँ पर ये सबमिट बटन है, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें एफ नेम में यानी अपना नेम डाला हमने, मान लेते हैं इसमें हमने नेम जितेंद्र डाला, और सबमिट करने के बाद क्या हुआ, सबमिट करने पर ही ये वैलिडेट फॉर्म जो है ये कॉल होगा, और कॉल होने के बाद सीधे ये चला जाएगा जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो डिफाइन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए वैलिडेट फॉर्म, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वैलिडेट फॉर्म फंक्शन कॉल होने के बाद लेट एक्स में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म से वैल्यू ले रहे हैं। कैसे लेंगे, तो यहाँ पर फॉर्म में जो माई फॉर्म है उसके अंदर एक एफ नाम का नेम है, यानी कि उसके अंदर ये इनपुट है, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन एरे, ठीक है। अब एरे क्या होते हैं आपको पता है, एरे जैसे एक्स में हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा दी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मल्टीपल यानी ए बी और सी, इस तरह से मल्टीपल वैल्यू, यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो ये होता है 1 डायमेंशन एरे, ठीक है। ये क्या होता है, 1 डायमेंशन एरे होता है। और इसी तरह से होता है 2 डायमेंशन एरे, ठीक है। तो 2 डायमेंशन एरे, अब इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि एरे कॉन्सेप्ट ही जो है वो ये सिलेबस में नहीं है और पूछा भी नहीं जाता। तो यहाँ पर फिलहाल आप इतना समझ लें, 2 डायमेंशन एरे का मतलब कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ठीक है। अगर 1 डायमेंशन होता तो सीधे माई फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाता, और यहाँ पर 2 डायमेंशन है इसलिए माई फॉर्म के अंदर एफ नेम मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये होता है 2 डायमेंशन एरे। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर माई फॉर्म है, माई फॉर्म यानी कि ये मेन हो गया आपका नेम, और माई फॉर्म के अंदर अब इनपुट फील्ड तो कई हो सकती है ना, इनपुट में यहाँ पर ये नेम के लिए हो गया, लास्ट नेम के लिए हो सकता है, एज के लिए हो सकता है, तो इसका नेम क्या है, एफ नेम है। अगर एज वगैरह और कई सारी चीज़ें होती तो माई फॉर्म सेम रहता, और अलग अलग तरीके यहाँ पर हम अलग अलग दूसरी इंडेक्सिंग डाल करके एक्सेस कर सकते थे वैल्यू। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, फिर माई फॉर्म और एफ नेम, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा का आपको ध्यान रखना है। इसकी जो डॉट वैल्यू है, डॉट वैल्यू का मतलब इसकी जो वैल्यू है, किसकी, माई फॉर्म में जो एफ नेम है उसकी जो वैल्यू है वो एक्स में स्टोर कर लेंगे हम, ठीक है। क्या कर लेंगे, एक्स में स्टोर कर लेंगे। तो एक्स में क्या आ गया, अगर वहाँ से जितेंद्र डाला गया तो एक्स में जितेंद्र आ गया, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि x इज इक्वल टू डबल कोट, यानी कि क्या x जो है वो एम्प्टी के बराबर है। तो अगर हमने उसमें जितेंद्र डाला होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एम्प्टी को सिर्फ चेक किया। तो अगर ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को तो हमने कॉल किया, फंक्शन कॉल होगा, आप उसमें कोई भी वैल्यू डालें, आप सही डालें गलत डालें कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अगर आप गलत वैल्यू डालेंगे, यानी कि उसमें हमने नेम में कुछ डाला ही नहीं, ऐसे सबमिट कर दिया, यानी एम्प्टी है, तो यहाँ पर चेक करेगा एम्प्टी, और एम्प्टी चेक करने के बाद इफ वाला ब्लॉक चलेगा जिसमें अलर्ट में दिखाएगा नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, यानी कि इसमें आपको नेम भरना है, ये दिखाएगा आपको, ठीक है। और अगर आपने मान लेते सही नाम डाला है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब आपने जो सबमिट किया है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो आप समझ में आ गया होगा। और अगर मान लेते हैं एम्प्टी हुआ, तो एम्प्टी हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पर पहले तो आपको दिखाएगा नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, यानी कि नेम आपको भरना है। ये किस में दिखाएगा, अलर्ट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर ये अलर्ट में इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये हम यहाँ पर अलर्ट लगा रहे हैं इसलिए अलर्ट में दिखाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रिटर्न करेगा फॉल्स, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो पहले तो ये अलर्ट वाला चलेगा, आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, बॉक्स दिखाई देने के बाद जब आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तब ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में ये रिटर्न फॉल्स जो है ये रिटर्न होगा। रिटर्न कहाँ पर होगा, आपको पता है कि जहाँ से फंक्शन कॉल किया जाता है तो उस फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो वहीं पर रिटर्न होता है। तो यहाँ पर ये रिटर्न होगा और यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। और जब फॉल्स रिटर्न होगा तो यहाँ पर हम एक बार उसको फिर से रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब ये जब फिर से रिटर्न कराएंगे फॉल्स को तो यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, फॉर्म क्या नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, और आपको फिर से वहाँ पर नेम में नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड इसलिए दोबारा यहाँ पर यूज किया गया ताकि जो फॉर्म है वो सबमिट ना हो, ठीक है। तो इसका आपको प्रैक्टिकल खुद करना है क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पर जो हमने स्क्रिप्ट में यूज़ किया तो ये फंक्शन वगैरह पहले ही पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, अलर्ट बॉक्स के बारे में, और ये तो HTML में पहले ही हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक HTML फॉर्म वैलिडेशन। अगर आपको जैसे अभी यहाँ पर हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर हमने बस इतना ही तो चेक किया था कि जो फील्ड है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है, यानी इसमें एम्प्टी तो नहीं छोड़ा गया, बस इतना ही तो चेक किया था, तो उसके लिए हमें इतना सारा कोड लिखना पड़ा। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है, HTML का एट्रीब्यूट कह लें या जावास्क्रिप्ट का, तो ये वैसे तो एट्रीब्यूट है HTML का। तो यहाँ पर अगर हमें ऐसा ही करना है तो हम सीधे सीधे इनपुट फील्ड में यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जब सबमिट करोगे तो सबमिट करने पर अगर इसमें आपने कोई फिल किया है नेम तो आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा, और अगर आपने इसको खाली छोड़ रखा है तो ये खुद ही रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है इसकी वजह से खुद ही वो दिखाई देने लगेगा कि इसकी मतलब इसमें जो है आप कुछ भी फिल करें, ठीक है, इस टाइप से लिख के आएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन के लिए।
ठीक है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड सिर्फ यही चेक करता है कि इसमें आपने कुछ डाला है कि नहीं डाला है। अगर आपने एफ नेम में मान लेते हैं मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, तब भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है ये रोकेगा नहीं, फॉर्म सबमिट कर देगा, क्योंकि रिक्वायर्ड सिर्फ ये चेक करता है कि कहीं ब्लैंक तो नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लो ये भी चेक करना है कि नेम में जो नेम है वो ऐसा तो नहीं है कि नंबर में है, तो उसके लिए आपको फिर अलग से जो है वो कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि हम नंबर इसमें ले रहे हैं 1 से 10 के बीच का, सिर्फ 1 से 10 के बीच का नंबर ले रहे हैं। अगर 1 से कम हुआ तब भी हम नहीं लेंगे और 10 से ज़्यादा हुआ तब भी हम नहीं लेंगे, यानी कि फॉर्म सबमिट ही नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस तरह से यहाँ पर कोडिंग करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ, ये इनपुट यहाँ पर हमने दिया एक फील्ड जिसमें ID नंबर दी है और एक बटन बनाया ऑन क्लिक, यानी कि जब सबमिट बटन पर कोई भी क्लिक करे तो ये माई फंक्शन कॉल हो। माई फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नंबर, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है इसका डॉट वैल्यू यहाँ पर एक्स में स्टोर होगा। एक हमने टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया सिंपली, जो कि असाइन नहीं किया है। फिर हमने चेक किया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x लेस देन इक्वल टू 1, और बीच में एंड ऑपरेटर यूज किया है। तो आपको पता है कि जो लॉजिकल एंड है, ये दोनों कंडीशन जब सही होंगी तभी ये रिजल्ट ट्रू देगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सही कब होंगी, तो मान लेते हैं अगर हमने नंबर डाला 4, तो जो 4 है वो 1 से बड़ा भी है और 10 से छोटा भी है, यानी 10 से छोटा भी है, तो ये जो है इफ वाला ब्लॉक चलेगा। और अगर आपने 11 डाल दिया तो 11 में क्या हो रहा है, देखिए 11 डालने पर आपका जो पहला कंडीशन है ये तो सही है क्योंकि 1 से तो बड़ा है ही है 11, लेकिन 10 से छोटा नहीं है। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों कंडीशन चेक करने पर रिजल्ट ट्रू देगा, तो ये फॉल्स देगा। अगर आपने 11 डाला तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो इनपुट नॉट वैलिड बताएगा, और अगर आपने 5 डाला यानी इनपुट वैलिड है तो इनपुट ओके बताएगा। और जो ये है वो हमने टेक्स्ट में स्टोर करके यहाँ पर टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, बाकी आप इसमें कुछ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है फॉर्म वैलिडेशन भी देखा, आगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन हम क्यों करते हैं वो बताया गया है। डेटा वैलिडेशन इज अ प्रोसेस इंश्योर दैट यूज़र इनपुट क्लीन, करेक्ट एंड यूजफुल, यानी कि हम डेटा वैलिडेशन से ये इंश्योर होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ जो यूज़र ने डाला है वो क्लीन है, करेक्ट है, सही है और यूजफुल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। और डेटा वैलिडेशन जो है वो अलग अलग मेथड से कई तरीके से कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वे हैं, 2 तरीके यहाँ पर देखिए बताए गए हैं, मतलब 2 ये तो मेन तरीके हो गए। एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, दूसरा होता है क्लाइंट साइड। अब सर्वर साइड क्लाइंट साइड के बारे में आपको अच्छे से पता है, शुरुआत में हमने पढ़ाया था। तो सर्वर साइड यानी कि अगर आपने PHP से डेटा वैलिडेशन किया, PHP भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आप चाहें तो PHP से भी डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। PHP में आप PHP का यूज करते हुए इफ एल्स फंक्शन बना करके और उसमें डेटा जो है वो चेक करा सकते हैं, गलत है सही है। तो अगर आप PHP यूज करेंगे तो वो सर्वर साइड पे जाकर रन होगा, और अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो वो क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर पर ही रन होगा। तो दोनों में अंतर क्या है आपको पता है। अगर आपने सर्वर साइड यानी PHP यूज किया तो क्या होगा, तो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म क्या होगा, वो सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद वो सर्वर के पास जाएगा। सर्वर का मतलब जहाँ भी आपकी वेबसाइट जिस भी कंप्यूटर सर्वर में होगी वहाँ जाएगा, वहाँ पर वो चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर सही हुआ तब तो वहीं पर स्टोर कर लेगा, लेकिन अगर बाई चांस गलत हुआ तो वापस से वो एरर आएगी और आपके ब्राउजर में तब दिखाई देगा, इसमें टाइम लगेगा। और अगर क्लाइंट साइड हुआ तो ब्राउजर पर ही वो चेक कर लेगा कि इसमें आपने जो डेटा डाला है, वैलिडेशन की है, वो उसके हिसाब से सही है नहीं। अगर सही हुआ तो वो डेटा स्टोर होगा जाके सर्वर में, वरना वहीं पर आपको एरर दिखाई देगा और वो डेटा सर्वर तक जाएगा ही नहीं। सर्वर तक तभी जाएगा जब आपने उसमें सही चीज़ें डाली होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्म वैलिडेशन की बात करें तो फॉर्म वैलिडेशन में हम जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर्म वैलिडेशन का सीधा मतलब होता है कि कोई भी गलत इनपुट ना डाले। तो अगर उसने गलत इनपुट डाल दिया और मान लो सर्वर तक पहुँच गया तो वहाँ पर वेबसाइट जो है वो हैक वगैरह भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो क्लाइंट साइड पर ही हुआ तो जब तक डेटा फिल्टर नहीं होगा तब तक सर्वर के पास पहुँचेगा ही नहीं, तो वहाँ पर हैक होने के चांस कम होते हैं। तो क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन ही हम करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर ये फॉर्म वैलिडेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद है AngularJS। तो AngularJS यहाँ पर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और एक बार आपको यहाँ पर हम सिलेबस दिखा देते हैं कि क्या क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस ओपन करते हैं M2, और यहाँ पर ये आपका जावास्क्रिप्ट एंड AngularJS। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वैसे तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं सारे जावास्क्रिप्ट के हैं। AngularJS यहाँ पर सिर्फ इन्होंने लिख रखा है, बाकी इसमें AngularJS के बारे में इसमें कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं पूछा है, ठीक है। और AngularJS अगर आपको बताएं तो अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, जनवरी 2021 में, उसमें AngularJS से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो AngularJS इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको हम पढ़ा देंगे ताकि अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन पूछ लें तो आप उसका जवाब दे सकें, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को हमने जो है पूरे यहाँ पर जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और एंगुलर.js अगले वीडियो में देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके 2 चैप्टर और बचते हैं, एक फोटो एडिटर और यहाँ पर एक वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोटो एडिटर है ये फोटोशॉप से रिलेटेड है, जिसमें फोटो एडिटिंग करना, कट करना, क्रॉप करना और उसमें पेन टूल वगैरह है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना, लेयर क्या होती हैं, तो ये भी एक ही वीडियो में आपको हम पूरा समझा देंगे। सिर्फ एक ही वीडियो का काम है ये, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट चैप्टर जो आपका बचता है तो वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, तो इसमें हमें यहाँ पर कुछ थ्योरी भी है और कुछ प्रैक्टिकल भी है, यानी कि वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम ऑनलाइन जो है उसको पब्लिश करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। उसको हम फ्री होस्टिंग का और फ्री डोमेन यूज़ करके उसको आपको पब्लिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारी वेबसाइट जो है वो फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन प्रोवाइड करती है ट्रायल पर्पस के लिए, तो उसी का यूज करके हम उस वेबसाइट को पब्लिश करके आपको दिखाएंगे। और इन फ्यूचर आने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें हम बाकायदा डोमेन और होस्टिंग परचेज करके फिर वहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करके वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल फ्री वाला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये 2 से 3 वीडियो में आपकी समाप्त हो जाएंगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 दिन में आपका जो यहाँ पर M2 R5 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एग्जाम से पहले आपको हम इसके क्वेश्चन और गेस्ट पेपर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट यानी कि एंगुलर.js को पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।